अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं और सीटेट यूपीटेट या फिर किसी भी स्टेट के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको सीटेट के एन सिलेबस के मुताबिक उर्दू पेडागोजी के सभी टॉपिक चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसकी मदद से आप लोग वो सभी वीडियोस देख लें। अगर इन वीडियोस की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, उस लिंक की मदद से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे आपको बिना किसी कॉस्ट के बिल्कुल मुफ्त फ़ी सबीलिल्लाह आपको पीडीएफ दस्तयाब हो जाएंगी। तो ये सभी पीडीएफ और जो वीडियोस मैंने आपको दिखाई हैं ये आपको 30 में से 30 नंबर उर्दू पेडागोजी में दिलाने के लिए काफ़ी हैं। अगर आपके पास वक्त कम है, आपने ये सभी वीडियोस नहीं देखी हैं या नहीं देख पाएंगे तो आप लोगों के लिए मैं मैराथन क्लास लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम लोग 3 क्लासेस लगातार मैराथन के करेंगे और ये तीनों क्लासेस अगर आप देख लेंगे तो उर्दू पेडागोजी के एक भी सवाल को आप गलत नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको उर्दू पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्या आती है? जो उर्दू पेडागोजी के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग आपको नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा, उर्दू पेडागोजी के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैं हिंदी और अंग्रेज़ी में एक्सप्लेन करूँगा और सभी ऑप्शन पे इतने अच्छे से डिस्कशन करूँगा कि मेरे जवाब बताने से पहले ही आपके माइंड में जवाब फिट हो जाएगा। यानी कि ये जो पूरी क्लास होगी वो हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू तीनों ज़बानों पे बेस्ड होगी। हम लोग ऐसे एक्सप्लेनेशन करेंगे कि जिनकी उर्दू ज़बान कमज़ोर है उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। ये जो क्लास होगी लंबी होगी, लगभग इसमें 150 से भी ज़्यादा सवालात होंगे, तो आप लोग सभी सवालों को ध्यान से सुनिएगा। मैं सभी सवालों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और कोशिश करूँगा कि सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की हिंदी और अंग्रेज़ी में मीनिंग बताऊँ। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, कहा जा रहा है कि दुआ अपने हम जमातों से सही से बात करती है मगर दर्जा में जवाब देते वक्त हकलाती है। कोई एक बच्ची है जो अपनी दोस्तों से, अपनी क्लास फेलो से सही से तो बात कर पाती है मगर जब उसको भरे क्लासरूम में खड़ा करा दिया जाता है टीचर के ज़रिए तो वो जवाब देते वक्त हकलाने लगती है। ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है? क्या दर्जा में वो हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, अपने क्लासमेट्स का इंटरटेन करना चाहती है इसलिए वो ऐसा कर रही है, हकला रही है, या फिर वो घर से सबक याद करके नहीं आई है इसलिए हकला रही है, या जानबूझकर ऐसा करती है ताकि उससे सवाल न पूछे जाएं या मजमा के सामने अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दुआ है वो अपने दोस्तों से तो बातें कर लेती है, सही से बात करती है, लेकिन जब उसको क्लासरूम में खड़ा कराया जाता है तो वो हकलाती है। इसका मतलब ये है कि वो मजमा देख के डर गई है और वो साइकोलॉजिकल प्रेशर महसूस कर रही है, दबाव महसूस कर रही है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल की चौमस्की के मुताबिक, यहाँ पे जो चौमस्की हैं उन्होंने पेडागोजी में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसका नाम है भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत चौमस्की का है। इसमें उन्होंने ये कहा कि बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, यानी कि बच्चों में ज़बान सीखने की कुव्वत पैदाइशी होती है, उनको ऑटोमेटिक ज़बान धीरे धीरे आ जाती है, उनको उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो यह है चौमस्की। कहा जा रहा है कि चौमस्की के मुताबिक क्या स्कूल से लिसानिक काबिलियत हासिल की जाती है या फिर ज़बान तकलीद से यानी कि अनुकरण करके, नकल करके सीखी जाती है, या ज़बान सीखने में मुआशरे का मुकाम बुनियादी होता है। तो दोस्तों अगर मैं ज़बान सीखने में मुआशरे यानी कि समाज की बात करूं तो समाज पर सबसे ज़्यादा बल किसने दिया?
वाइगोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में विकास के 3 पहलुओं पे सबसे ज़्यादा जोर दिया। एक है समाज, दूसरी है संस्कृति और तीसरी भाषा। तो दोस्तों, जब भी समाज, संस्कृति या भाषा की बात आए कि किस मनोवैज्ञानिक ने, किस साइकोलॉजिस्ट ने इन तीनों पे बल दिया, तो आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा? वाइगोस्की होगा। वाइगोस्की ने ये कहा कि बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके, यानी कि समाजी तामुल के जरिए ही जबान सीखते हैं। लेकिन चॉम्स्की क्या कह रहे हैं? चॉम्स्की कह रहे हैं कि बच्चे में जबान सीखने की कुव्वत पैदाइशी होती है, जन्मजात होती है। तो चॉम्स्की के जो मुताबिक है वो चौथा वाला ऑप्शन है, यानी कि जबान सीखने की कुव्वत पैदाइशी होती है। ये कौल चॉम्स्की का है। अगला जो सवाल है वो ये है कि ग्रामर की तदरीस का कौन सा तरीका निस्बतन ज़्यादा मुनासिब है। तो दोस्तों, मैं अगर आपको ग्रामर की तदरीस की बात करूं तो ग्रामर की तदरीस के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो इंडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्टिव मेथड को हिंदी में हम लोग आगमन विधि और उर्दू में हम लोग इस्तिकराई तरीका कहते हैं। इस्तिकराई तरीका में क्या होता है दोस्तों? इस्तिकराई तरीका में पहले हम एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल की ही मदद से हम लोग रूल तक पहुंच जाते हैं। तो ये है इस्तिकराई तरीका। इसके ठीक उल्टा यानी कि जो तरीका होता है वो होता है डिडक्टिव मेथड, जिसको हम लोग इस्तिखराजी तरीका कहते हैं। इस्तिखराजी तरीका में क्या होता है? पहले हम लोग बच्चों को रूल या फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद उससे बच्चों को एग्जाम्पल कराते हैं। तो यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि ग्रामर की तदरीस के लिए कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो आपका इस्तिकराई तरीका है, आगमन विधि है, यानी कि पहले एग्जाम्पल फिर रूल, ये तरीका ग्रामर की तदरीस के लिए, कवायद की तदरीस के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो अगर हम चारों ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है कि बच्चे को मिसालों से उसूल तक पहुँचाएं, यानी कि बच्चे मिसालों से उसूल सीखते हैं, ये जो तरीका है वो ग्रामर की तदरीस के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब है। बाकी के जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। कौन सा वाला ऑप्शन सही है? चौथा वाला ऑप्शन सही है। चौथे वाले ऑप्शन में जो आपका इस्तिकराई तरीका है उसकी बात हो रही, यानी कि पहले मिसाल फिर मिसाल से ही रूल यानी कि उसूल तक जाएं। तो चौथा ऑप्शन सही हो गया। अगला जो सवाल है वो ये है कि पोर्टफोलियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो क्या होता है? तो दोस्तों, पोर्टफोलियो में बच्चों की हर किस्म की पेशरफ्त का, यानी कि हर किस्म की उसकी आगे की जो तालीमी लियाकत से मुताल्लिक जितनी भी चीज़ें होती हैं सबका मुकम्मल हिसाब किताब होता है, वही पोर्टफोलियो होता है। यानी कि पोर्टफोलियो एक दस्तावेज होता है जिसमें हम बच्चे का सभी एजुकेशनल प्रोग्रेस से रिलेटेड सभी उसकी जानकारियां उसमें रखे रहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं पोर्टफोलियो पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा छोटी सी। फिलहाल यहाँ पे ये जान जाइए कि पोर्टफोलियो के लिए कौन सा वाला ऑप्शन सही है? चौथा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि पोर्टफोलियो बच्चे की हर किस्म की पेशरफ्त का मुकम्मल हिसाब किताब यानी कि लेखा जोखा है। अगला सवाल है कि सुनने बोलने की महारत को फ़रोग़ देने का बेहतरीन तरीका क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल क्या हो, डेवलप करे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है? क्या नज़म याद करा कर उसे सुने, या फिर क्लास के कुछ बच्चों के ज़रिए असबाक के कुछ पैराग्राफ पढ़ा, यानी बच्चों को खड़ा करा के कहें चलो ये पैसेज पढ़ो, या फिर तफरीही सरगर्मी का एहतमाम करें, यानी कि उनको तफरीह पे लेके जाएं, किसी एक्टिविटी में उनको शामिल कर दें, या फिर कहानी सुनाएं और कहानी पर बच्चों के नज़रियात को जानें। तो दोस्तों, यहाँ पे सुनने और बोलने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि पहले उनको कहानी सुनाइए और फिर उन कहानी से मुताल्लिक बच्चों से उनके व्यू पूछिए, नज़रियात पूछिए। यानी कि जब आप कहानी सुनाएंगे तो बच्चे की सुनने की महारत डेवलप होगी, और जब आप बच्चे को
उससे मुताल्लिक, कहानी से मुताल्लिक अपने नज़रियात को रखने को कहेंगे तो उसके बोलने की महारत डेवलप होगी। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि रमेश 7वीं जमात में पढ़ता है, वो आम गुफ्तगू में ठीक है लेकिन पढ़ने के दौरान वो बार बार फंस जाता है यानी कि अटक जाता है। वो मुमकिन तौर पर डैश से 2-4 है। रमेश कोई लड़का है, क्लास 7 में पढ़ता है। आमतौर से जब बात करता है तो वो सही बोलता है, लेकिन जब कोई चीज़ पढ़ता है तो वो अटक अटक के पढ़ता है। तो वो किस लर्निंग डिसऑर्डर से वो क्या है, ग्रसित है? क्या उसको डिसलेक्सिया है, डिस्फेजिया है, डिसकैलकुलिया या फिर डिस्ग्राफिया है? तो दोस्तों उस बच्चे को जो कि पढ़ने में उसको बार बार फंस जा रहा है उसको डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है? पढ़ने में दिक्कत या परेशानी को ही डिसलेक्सिया कहते हैं। डिस्फेजिया जो होता है वो मेंटल डिसऑर्डर होता है। डिसकैलकुलिया जो होता है वो आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है, जबकि जो डिस्ग्राफिया होता है वो लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे बच्चा पढ़ने में उसको दिक्कत है, इसलिए यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन डिसलेक्सिया सही जवाब होगा। सुनना और पढ़ना है दोस्तों, यहाँ पे सुनना और पढ़ना महारत की बात हो रही है, यानी कि लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल की बात हो रही है। श्रवण कौशल और वाचन कौशल की बात हो रही है। तो दोस्तों अगर मैं भाषाई कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल की बात करूं तो ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, जिसको हम लोग LSRW भी कहते हैं। यही क्रम जो है वो सही है भाषाई कौशल का। तो जो लिसनिंग स्किल है और जो रीडिंग स्किल है, ये दोनों जो स्किल हैं इनको हम रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल कहते हैं। और अगर मैं बात करूं स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल की, तो ये दोनों जो स्किल्स हैं इनको हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल कहते हैं। इसी को उर्दू में अखज़ी महारत और इजहारी महारत कहते हैं। अखज़ी महारत का मतलब क्या होता है? यानी कि वो महारत जिससे हम जानकारियों को अख्ज़ करें, हासिल करें। अगर मैं सुनना की बात करूं तो आप क्या कर रहे हैं? मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मेरी बातों को सुन के आप इल्म का अख्ज़ कर रहे हैं, इल्म को हासिल कर रहे हैं। तो सुनना आपकी अखज़ी महारत हो गई। इसी तरह जब आप किताबें पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी तो इन्फॉर्मेशन को आप रिसीव करते हैं। तो रीडिंग स्किल यानी कि पढ़ना भी आपकी रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल हो गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सुनना और पढ़ना जो है ये अखज़ी महारत है। और अगर बात की जाए बोलना और लिखना की, तो ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल यानी कि इजहारी महारत है। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही है? यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कहा जा रहा है कि आमोजिशगार की सुनने की महारत का अंदाज़े कद्र किया जा सकता है। कोई भी बच्चा है जो कि लर्नर है, उसको अगर आप चेक करना चाहते हैं, उसका एवेल्युएशन करना चाहते हैं कि उसकी सुनने की जो महारत है, जो लिसनिंग स्किल है, वो कैसी है, तो आप क्या करेंगे? यानी कि किसी भी शिक्षार्थी के श्रवण कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका इन चारों में क्या है? तो पहला ऑप्शन है मज़ीद खामोश मुतालिया के लिए मौके फराहम करना, यानी कि मौन वाचन के लिए आप उसको अवसर देंगे तो उसकी सुनने का महारत का मूल्यांकन कर लेंगे, या फिर इल्मी सियाहत के लिए कहीं टूर पे लेके जाएंगे, या फिर उनके साथ मुतवातिर मश्क और अमल करेंगे, यानी कि लगातार एक्सरसाइज करेंगे और कोई एक्टिविटी कराएंगे, या फिर कहानी सुनाने के बाद तफहीम पर मबनी सवालात के ज़रिया आप किसी भी आमोजिशगार की सुनने की महारत का अंदाज़ा कद्र करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल को चेक करें, लिसनिंग स्किल का एवेल्युएशन करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि पहले आप बच्चों को कहानी सुनाइए। कहानी सुनाने के बाद उसी कहानी पे मबनी क्वेश्चन करिए। अगर बच्चों ने कहानी सही से सुनी होगी तो वो सवालों का जवाब सही देंगे।
तो ये जो तरीका है कि कहानी सुना के कहानी पे मबनी सवालात करके इस तरीके से हम सुनने की महारत का अंदाज़ा कद्र कर सकते हैं। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि दरसी किताब से परे जाने का मतलब क्या है। अगर आप पढ़ाते हुए सिलेबस से बाहर निकल जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। क्या आप मालूमात को यानी कि इन्फॉर्मेशन को दरसी किताब पर मरकूज़ करना चाहते हैं, यानी कि जो आप इन्फॉर्मेशन बच्चों को देना चाहते हैं वो सिलेबस के ही अकॉर्डिंग हो, या फिर दरसी किताब के अलावा इजाफ़ी मवाद फराहम करना चाहते हैं, या फिर दरसी किताब को इग्नोर यानी कि नज़रअंदाज करना चाहते हैं, या दरसी किताब के परे जाकर बच्चों को मज़ीद गिराबार नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों पढ़ाते समय अगर हम सिलेबस से थोड़ा मोड़ा हट रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम जो सिलेबस की जो किताब है उससे हट के उसके अलावा और ज़्यादा टॉपिक बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं और ज़्यादा स्टडी मटेरियल उसको दस्तयाब कराना चाह रहे हैं। तो यही मतलब है दरसी किताब से परे जाने का, कि दरसी किताब के अलावा इजाफ़ी मवाद फराहम कराएं बच्चों को। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि इब्तदाई सतह पर बच्चों की ज़बान को फ़रोग़ देने में सबसे अहम क्या है। अगर आप चाहते हैं कि एलिमेंट्री लेवल पे बच्चे की लैंग्वेज को डेवलप करें तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। क्या ज़बान की दरसी किताब है, या फिर बच्चे का अंदाज़ा कद्र यानी कि उसका इवेल्युएशन या मूल्यांकन है, या कवायद का इल्म यानी कि ग्रामर का जानना है, या फिर ज़बान के लिए मुनासिब माहौल है। तो दोस्तों इब्तदाई सतह के बच्चे की बात हो रही है, तो एलिमेंट्री लेवल के स्टूडेंट के लिए अगर आप चाहते हैं कि उसकी ज़बान डेवलप करे तो आप उसको बोलने का मुनासिब माहौल और एटमॉस्फियर तैयार करें। इस तरह से उसकी ज़बान को फ़रोग़ दिया जा सकता है। तो डी वाला ऑप्शन सही है कि बच्चों की ज़बानी इजहार की नशोनुमा में इब्तदाई सतह पर कौन सी सरगर्मी सबसे कम मुअस्सिर है। यानी कि एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों के लैंग्वेज एक्सप्रेशन के डेवलपमेंट में कौन सी एक्टिविटी सबसे कम इफ़ेक्टिव है। तो क्या वो कहानी सुनाना है। तो जी नहीं दोस्तों, स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी सुनाना बहुत ही ज़्यादा अहम है और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है बच्चों की अभिव्यक्ति के विकास के लिए। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ज़बान में अपनी ज़बान में कहानी सुनाना यानी कि खुद की स्वयं की भाषा में कहानी सुनाना, ये भी बच्चों की भाषाई अभिव्यक्ति के नशोनुमा में अहम है। जबकि तस्वीर देखने के बाद कहानी सुनाना ये भी अहम है, लेकिन कहानी को लफ्ज़ के साथ दोहराना यानी कोई कहानी पढ़ रहा है और उसी को बच्चा सुन के दोहरा रहा है, तो ये जो है वो कम मुअस्सिर है बाकी तीनों ऑप्शन के। यानी कि कहानी को लफ्ज़ के साथ दोहराना बच्चों की भाषाई अभिव्यक्ति के विकास में कम प्रभावशाली है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो यह है कि मिंदरजा झेल में से कौन इब्तदाई सतह पर तदरीस का मकसद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है खुद की कही बात की मंतकी तस्दीक यानी कि स्वयं जो कुछ भी बच्चा बोले उसको तार्किक रूप से सिद्ध करे। क्या ये अहम नहीं है, क्या ये मकसद नहीं है तदरीस का प्राथमिक स्तर पर। तो दोस्तों ये तो मकसद है तदरीस का मकसद यही होता है कि बच्चा जो कुछ भी सोच रहा है, जो कुछ भी बोल रहा है उसको समझे, यानी कि खुद की कही बात की मंतकी तस्दीक करे। तो ये प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य है। दूसरा ऑप्शन है कि ज़बान की तख्लीक और तख़य्युलाती इस्तेमाल यानी कि खुद से ज़बान बनाए और इमेजिनेशन करे। तो ये भी क्या है, बहुत ही अहम उद्देश्य है भाषा शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर। जबकि मुतफर्रिक मजमून से जुड़े रहना यानी कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में ही अपनी पूरी क्षमता न लगा देना बल्कि अन्य विषय से भी संबंधित रहना, तो ये भी प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का मकसद है। जबकि मजमूई तौर पर ज़बान के ग्रामर को हिफ्ज़ करना यानी कि रटना, याद करना, ये प्राथमिक स्तर पर तदरीस का मकसद नहीं है। दोस्तों जहाँ कहीं भी पेडागोजी में आपको रटना, कंठस्थ करना या फिर याद करना जहाँ कहीं भी
ये अल्फाज आए आपको हमेशा इन अल्फाज को निगेटिव सोच के मान के चलना है। जिस तरह से यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है और यहाँ पे रटना आ गया, यानी कि ये जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, आपका निगेटिव हो गया, इसलिए आपका चौथा वाला ऑप्शन सही है। यानी कि मजमूई तौर पर ज़बान के ग्रामर को रटना, हिफ्ज करना, कंठस्थ करना इब्तदाई सतह पर एलिमेंट्री लेवल पे टीचिंग का मेन एम नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला जो सवाल है वो ये है कि नीता ने तमाम बच्चों को एक पैराग्राफ दिया जिसमें हर 5वें लफ्ज़ में एक खाली जगह होती थी जो बच्चों को भरनी होती थी। नीता ने क्या इस्तेमाल किया, यानी कि नीता ने एक ऐसा पैसेज दिया जिस पैसेज में हर 5वीं जगह पे बच्चे को क्या करना था, फिल इन दी ब्लैंक करना था। इस तरह से मान लीजिए कोई पैसेज नीता ने दिया जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया में यानी कि हर 5वें लफ्ज़ में एक खाली जगह होती थी जिसको बच्चों को भरनी होती थी। तो ये जो नीता है वो क्या इस्तेमाल कर रही है, क्या वो रीडिंग टेस्ट ले रही है बच्चों का, राइटिंग टेस्ट ले रही है, ग्रामर टेस्ट या फिर क्लोज टेस्ट ले रही है। तो दोस्तों इस तरह से जो कोई भी मेथड होता है जिसमें एक पैसेज में कुछ पर्टिकुलर एरिया में खाली जगह होती है और उन खाली जगहों को बच्चों से भरवाया जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज टेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों ये जो नीता कर रही है बच्चों से हर 5वें लफ्ज़ के बाद खाली जगह दे के भरवा रही है, तो वो बच्चों से क्लोज टेस्ट करवा रही है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये कि समाजी तामुल का तस्वुर किससे वाबस्ता है। दोस्तों अगर मैं इसको हिंदी या अंग्रेजी में बताऊं तो आप फौरन आंसर पा जाएंगे। समाजी तामुल यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन जिसको कहा जाता है। तो दोस्तों सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया, आपको पता होगा। ये कंसेप्ट दिया वाइगोस्की ने। वाइगोस्की ने जो अपना थ्योरी दी उसका नाम क्या था, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया, इस थ्योरी में वाइगोस्की ने ये बताया कि जो बच्चे होते हैं वो समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि समाजी तामुल का जो तस्वुर दिया वो वाइगोस्की ने दिया था। दोस्तों बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। स्किनर की बात करते हैं। इनका पूरा नाम BF स्किनर है, जिन्होंने अपनी लर्निंग थ्योरी दी जिसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था, चूहे और कबूतर पे इन्होंने प्रयोग किया था। चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया किसने, BF स्किनर ने। और इन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको हम लोग RS थ्योरी भी कहते हैं। SR थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक का, लेकिन RS थ्योरी ये स्किनर का है। इन्होंने रीइंफोर्समेंट को यानी कि पुनर्बलन को बहुत ही ज़्यादा अहम करार दिया बच्चों को सीखने के लिए। बाकी थॉर्नडाइक की बात कर लेते तो इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी उसका नाम क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी इन्होंने दी, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पे किया था और इन्होंने उद्दीपक के रूप में यानी कि स्टिमुलस के रूप में इन्होंने मछली के टुकड़े को लिया था। तो इस तरह से हमने सभी ऑप्शन को डिस्कस कर लिया। जीन पियाजे की बात करते हैं। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। इसमें उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। पहली जो इन्होंने बताई वो थी सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, जो कि पियाजे के मुताबिक 0 से 2 साल थी। यानी कि जन्म से 2 साल की जो स्टेज थी उसको पियाजे ने अपने थ्योरी में सेंसरी मोटर का। जो दूसरी स्टेज इन्होंने बताई वो थी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये जो स्टेज था वो कब से कब तक था, तो 2 से 7 साल था। जो तीसरा स्टेज इन्होंने बताया वो था कॉन्क्रीट
ऑपरेशनल स्टेज। तो कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 7 से 11 साल बताई पियाजे ने, जबकि जो चौथी अवस्था इन्होंने बताई वो थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ये इन्होंने 11 से परिपक्वता तक या वयस्क होने तक बताए। तो इस तरह से हमने स्किनर के बारे में भी जान लिया, पियाजे के बारे में भी जान लिया, थॉर्नडाइक और वाइगोस्की के बारे में जान लिया। वाइगोस्की ने ही सामाजिक तामुल यानी कि सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया का कंसेप्ट दिया था। बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि मिंदरजा जेल में से कौन सा बयान मुसलसल और जामे अंदाज़े कद्र के लिए सही नहीं है। CCE से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। CCE से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि CCE के लिए यानी कि जामे और मुसलसल अंदाज़े कद्र के लिए सही नहीं है। पहला है ये स्कूल पर मबनी अंदाज़े कद्र है, बिल्कुल। जो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है वो एक स्कूल रिलेटेड इवेल्युएशन है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ये तलबा में दबाव को कम करता है, बिल्कुल। जब CCE हम करते हैं, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन करते हैं, पूरे साल में, पूरे तालीमी साल में बच्चों का हम लोग जब अंदाज़ा कद्र करते हैं तो इससे बच्चे दबाव कम महसूस करते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा है इसमें नंबरों के बजाय ग्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, CCE में नंबर नहीं बल्कि ग्रेड दिया जाता है। A+ 90 से ज़्यादा वालों को फिर A इस तरह से दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से दिया जाता है। B1 और B2 इस तरह से ग्रेड दिया जाता है। तो ये भी CCE यानी कि मुसलसल और जामे अंदाज़े कद्र के लिए सही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये असातिज़ा के बोझ को बढ़ाता है। ये जो बात है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE से रिलेटेड गलत है। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो D वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि मुसलसल और जामे कद्र किस लिए ज़रूरी है। एक क्वेश्चन फिर CCE से है, तो जो CCE है वो क्यों ज़रूरी है। क्या ये तदरीस के साथ तशख़ीस का यानी कि टीचिंग के साथ एवेलुएशन का तालमेल बैठाने के लिए ज़रूरी है, या फिर तालीमी इदारों की जवाबदेही कम करने के लिए, या फिर असातिज़ा को मसरूफ़ रखने के लिए, या ये समझने के लिए कि आमोज़िश का अंदाज़ा कद्र किस तरह किया जाता है, दर्ज कैसे किया जाता है और कैसे सुधारा जाता है। तो दोस्तों जो CCE है उसमें यही है कि हम लोग लर्नर को, उसको हम लोग चेक करें कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है और कितना उसने सीखा। तो हम कह सकते हैं कि मुसलसल और जामे अंदाज़े कद्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आमोज़िशगार का अंदाज़े कद्र कैसे करना है, क्या क्या दर्ज करना है और उसमें क्या क्या सुधार करने हैं ये बताता है। तो इस तरह से हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल जो कि मैंने इसको अपने चैनल की फीड पे पब्लिश भी किया था, आप लोगों ने आंसर भी बताया था, फिर मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया। इसमें ये कहा जा रहा है कि जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब क्या है। अगर कोई भी बच्चा फेल हो गया तो इसका मतलब क्या है, क्या बच्चा पढ़ाई के काबिल नहीं। दोस्तों मैं पेडागोजी को हल करने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक आपको बता दूं, जहाँ कहीं पे भी आपको बच्चों की गलती दिखे तो वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता है। यहाँ पे बच्चा पढ़ाई के काबिल नहीं, सीधे सीधे बच्चे की गलती बताई जा रही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। बच्चे ने सवालों के जवाब को सही से याद नहीं किया, ये यहाँ पे भी बच्चों की गलती बताई जा रही है। बच्चे कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं पेडागोजी के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो एक बच्चा फेल हुआ इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे ने सवालों को के जवाब को सही से याद नहीं किया था। तीसरा है कि बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, यहाँ पे भी बच्चों की गलती, बच्चा फेल इसलिए हुआ कि उसने लापरवाही की, प्राइवेट ट्यूशन नहीं ली। और पेडागोजी में या फिर जो नई शिक्षा प्रणाली है उसमें बच्चों को ट्यूशन लेने पे
कभी भी जोर नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अगर बच्चा फेल होता है तो ये जवाबदेही किसकी है, ये किसकी फेलियर को शो ऑफ कर रहा है। तो अगर बच्चा फेल हो रहा है तो इसका मतलब पूरा सिस्टम फेल हुआ, कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी ज़रूर थी, शिक्षा व्यवस्था में ज़रूर कहीं ना कहीं खामी थी, जिसकी वजह से बच्चा फेल हुआ। तो जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब यह है कि पूरा निज़ाम फेल हुआ है। स्कूल से बाहर की ज़िंदगी और वहाँ से हासिल करदा इल्म और तजर्बात सीखने के लिए ज़रूरी मुहर्रिक फराहम करते हैं। क्यों? अगर मैं स्कूल से बाहर की ज़िंदगी की बात करूं तो स्कूल के बाहर के माहौल से जो कुछ भी हम सीखते हैं, चाहे वो इल्म हो या फिर तजर्बा हो, वो हमें सीखने में मोटिवेट करता है। क्यों करता है? क्या मेयारी इमला का मुनासिब इल्म इससे हासिल होता है स्कूल के बाहर की ज़िंदगी से, या फिर तहरीर के मुख्तलिफ उसलूब मुतारिफ़ कराए जाते हैं, या फिर भरपूर लिसानी माहौल मिलता है। तो स्कूल के बाहर की ज़िंदगी में हमें भरपूर लिसानी माहौल मिलता है, समृद्ध भाषिक वातावरण मिलता है, जो हमें सीखने के लिए प्रेरित करता है, मुहर्रिक करता है, मोटिवेट करता है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि मुआशरे बच्चों की लिसानी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, ये नज़रिया किसका है? दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है मुआशरे की, यानी कि समाज की। समाज बच्चों की भाषाई विकास में अहम भूमिका अदा करता है। ये जो नज़रिया है वो लेव वाइगोस्की का। लेव वाइगोस्की ने अपनी सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में ये बात कही कि बच्चे समाज से इंटरेक्शन करके, अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं। तो इस तरह से ये जो नज़रिया है वो वाइगोस्की का है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खास रखिए, स्कूल आने से पहले बच्चे, जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उससे पहले बच्चों में क्या चीज़ होती है? क्या बच्चे ज़बान की चारों महारत पर पूरा अख्तियार रखते हैं? ज़बान की चारों महारत कौन कौन सी होती हैं? LSRW, यानी लिसनिंग स्किल यानी कि सुनना, स्पीकिंग स्किल यानी कि बोलना, रीडिंग स्किल यानी कि पढ़ना, और राइटिंग स्किल यानी कि लिखना। तो ये जो चारों स्किल होती हैं, क्या बच्चे स्कूल आने से पहले इन चारों स्किल पर अख्तियार रखते हैं? तो जी नहीं दोस्तों, बच्चे सुनना और बोलना तो जानते हैं स्कूल आने से पहले, लेकिन स्कूल में एडमिशन के ही समय वो पढ़ना और लिखना नहीं जानते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा गलत होगा। दूसरा, अपनी ज़बान की बाकायदा अदायगी में माहिर होते हैं। क्या माहिर होते हैं? इसके बारे में आगे देखेंगे। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कोरी स्लेट होते हैं। तो क्या बच्चे स्कूल आने से पहले कोरी स्लेट होते हैं, कुछ नहीं जानते हैं? जी नहीं दोस्तों, कुछ न कुछ तो ज़रूर जानते हैं। अपने माँ बाप का नाम जानते हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, अपनी पसंद नापसंद, ये सब चीज़ें जानते हैं, और कुछ अल्फाज वो अदा भी कर पाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है कि ज़बान का मुनासिब इस्तेमाल करने में कासिर होते हैं। क्या वो बिल्कुल ज़बान का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, वो कुछ बोल ही नहीं पाते? तो ऐसा भी नहीं है, वो ज़बान का मुनासिब इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये वाला जो कासिर होते हैं, ये कही जा रही है मुनासिब इस्तेमाल करने में ज़बान के, तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा? तो स्कूल आने से पहले बच्चे अपनी ज़बान की बाकायदा अदायगी में माहिर होते हैं, यानी कि वो अपने ज़बान को बाकायदा तौर से अदा कर सकते हैं, अपने विचारों को टीचर के सामने रख सकते हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है, मेरे वालिदैन का नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मैं इतने टाइम खेलता हूँ। यानी कि कुछ न कुछ बच्चा जानता है, अपनी ज़बान की बाकायदा अदायगी कर लेता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि ज़बान सीखने के लिए तर्ज़ अमल टेस्ट पर जोर देता है। ज़बान सीखने का जो तर्ज़ अमल है, क्या वो नकल करने पे जोर देता है, तख्लीकी सलाहियत पे, ज़बान के इस्तेमाल, या फिर ज़बान के इजहार पर? तो दोस्तों
बच्चे ज़बान कैसे सीखते हैं? नकल करके सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि बच्चों को फूल, उस्ताद को माली और स्कूल को बाग किस माहिरे नफ्सियात ने करार दिया? दोस्तों, अगर मैं बात करूं फ्रॉबेल की, तो फ्रॉबेल ने जो अपनी स्कीम ऑफ एजुकेशन दी थी उसमें उसका नाम क्या था? किंडरगार्टन तरीक़े तालीम। किंडरगार्टन तरीक़े तालीम में इन्होंने बच्चों को एक पौधा या फूल कहा और टीचर को इन्होंने माली बताया और जो स्कूल होता है उसको बाग बताया। तो यहाँ पे फ्रॉबेल ने ही किंडरगार्टन दी थी, इसलिए यहाँ पे जो जवाब होगा वो फ्रॉबेल हो जाएगा। यानी कि फ्रॉबेल ने ही बच्चों को फूल, उस्ताद को माली और स्कूल को बाग कहा। अगला जो सवाल है वो ये है कि कवायद की तदरीस के लिए कौन सा तरीका निस्बतन ज़्यादा मुनासिब है? कवायद यानी कि ग्रामर की तदरीस। ग्रामर की तदरीस में हमें क्या इस्तिखराजी तरीका अपनाना चाहिए या फिर इस्तिकराई तरीका अपनाना चाहिए? तो पहले ये जो दोनों तरीके हैं इनको समझना ज़रूरी है। इस्तिखराजी तरीका और इस्तिकराई तरीका क्या होता है? इस्तिखराजी तरीका में पहले ही बच्चों को क्या किया जाता है? रूल दे दिया जाता है और उसी रूल से क्वेश्चन बच्चों को हल कराए जाते हैं, यानी कि रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो ये जो होता है वो इस्तिखराजी तरीका होता है। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में निगमन विधि कहते हैं, डिडक्टिव मेथड कहते हैं। लेकिन अगर मैं इस्तिकराई तरीका की बात करूं तो इसमें पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर बच्चों को रूल बताया जाता है। तो ये होता है इस्तिकराई तरीका। तो ग्रामर पढ़ाने के लिए अब आप बताइए, पहले बच्चों को एग्जाम्पल देने चाहिए, फिर रूल बताने चाहिए ना? यही सबसे बेस्ट तरीका है ना? इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चों को कवायद पढ़ाने के लिए जो सबसे ज़्यादा मुनासिब तरीका है वो इस्तिकराई तरीका है। अगला सवाल जो है वो ये है कि पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि ये भी अहम है कि पढ़ना क्या होता है? सिर्फ जो कुछ भी लिखा है उसको पढ़ लीजिए, चाहे समझ में आए या ना, क्या ये पढ़ना है? नहीं दोस्तों, पढ़ने का मतलब है जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसकी मीनिंग भी जाने, यानी कि पढ़ने का मतलब है मतन की मानी समझें। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तिदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। आजकल जो स्कीम ऑफ एजुकेशन है, चाहे वो वर्धा तालीम हो या फिर किंडरगार्टन हो, सभी जो हैं वो क्या करते हैं? मादरी ज़बान में तालीम देने पे जोर देते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को इब्तिदाई दर्जात में मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए? क्या इसलिए कि बच्चे कोई ज़बान नहीं समझ सकते, या फिर बच्चों में तख्लीकियत को फ़रोग़ देने के लिए, या फिर इलाकाई ज़बान को बढ़ावा और फ़रोग़ देने के लिए, या फिर फितरी माहौल बेदार करने के लिए? तो दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूसरी ज़बानों को अच्छे से वाकिफ़ नहीं होते हैं जितनी वो मादरी ज़बान से वाकिफ़ होते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में ही पढ़ाना चाहिए। जब हम मादरी ज़बान में बच्चों को पढ़ाते हैं तो इससे फितरी माहौल बेदार होता है। तो इसीलिए ये बात सिफारिश की गई है कि बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए, क्योंकि इससे फितरी माहौल बेदार होता है। अगला सवाल है कि लिखने में दिक्कत या परेशानी को क्या कहते हैं? लिखने में दिक्कत या परेशानी को हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। जी हाँ दोस्तों, डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने में दिक्कत या परेशानी। अगर मैं डिसलेक्सिया की बात करूं तो ये पढ़ने में दिक्कत या परेशानी है, डिसलेक्सिया। और डिस्कैलकुलिया की बात करें तो ये रियाजती ख़राबी है। रियाजती यानी कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम, गणितीय क्षमता को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। वर्ड जम्बलिंग क्या होता है? मतलब एक शब्द देख रहे हैं, अचानक 20 से 2-4 शब्द को छोड़ के दूसरे शब्द पर पहुंच जाना, तो ये वर्ड जम्बलिंग होता है।
कि मुआलजाती तालीम की कामयाबी मुनहसिर होती है। मुआलजाती तालीम किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। इसको अंग्रेज़ी में रेमेडियल टीचिंग कहा जाता है, यानी कि ऐसी टीचिंग जिसमें पहले हम बच्चों की प्रॉब्लम्स का पता लगाते हैं। जब बच्चों की प्रॉब्लम हमें पता चल जाती हैं तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जब हम टीचिंग करते हैं तो वही टीचिंग रेमेडियल टीचिंग कहलाती है। तो रेमेडियल टीचिंग की जो कामयाबी है वो किस बात पर मुनहसिर होती है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस बात पर निर्भर होती है, क्या निज़ामुल औकात यानी कि समय सारणी टाइम टेबल पर मुनहसिर होती है, या फिर लिसानी कवायद की जानकारी यानी कि भाषिक नियमों के ज्ञान पर निर्भर होती है, या फिर परेशानियों की वजूहात की सही पहचान पर। तो अभी हमने जाना कि रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। तो रेमेडियल टीचिंग की कामयाबी की बात करें तो वो मुनहसिर होती है परेशानियों की वजूहात की सही पहचान पर। जब हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम की सही वजह को जान लेने के बाद जब हम रेमेडियल टीचिंग करेंगे तो हमारी रेमेडियल टीचिंग सक्सेसफुल होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि मुआलजाती तालीम की कामयाबी परेशानियों की वजूहात की सही पहचान पर मुनहसिर होती है। अगला जो सवाल है वो यह है कि उर्दू की जमात में अक्सर गैर उर्दूदा बच्चे सीखने में मुतफर्रिक मुश्किलात का सामना करते हैं, क्यों? आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो कि उर्दू नहीं जानते हैं लेकिन जब वो उर्दू पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो मन लगाकर उर्दू नहीं सीखते हैं इसलिए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या फिर उर्दू सीखने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती है, या फिर उर्दू बहुत मुश्किल ज़बान है, या फिर अक्सर उर्दू और उनकी मादरी ज़बान की बनावट में फ़र्क होता है? तो दोस्तों, ऐसा बच्चा जिसकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है और वो उर्दू सीखना चाहता है तो उसको दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि उसकी जो मादरी ज़बान होती है उसकी बनावट कुछ और होती है और उर्दू की बनावट कुछ और होती है। तो यही वजह है कि गैर उर्दूदा बच्चे उर्दू सीखने में मुश्किलात का सामना करते हैं क्योंकि अक्सर उर्दू और उनकी मादरी ज़बान की बनावट में फ़र्क होता है। अगला सवाल यह कि कहानी सुनाने से, स्टोरी टेलिंग से क्या होता है? क्या बच्चे खुश होते हैं या फिर बच्चे दर्जा में तवज्जो के साथ खामोश बैठे रहते हैं, या फिर बच्चे नज़्म ज़ब्त में रहते हैं यानी कि अनुशासन में रहते हैं, या फिर बच्चों की कुव्वत तख़य्युल और कुव्वत इस्तिदलाल की नशोनुमा होती है यानी कि उनका इमेजिनेशन पावर और थिंकिंग पावर, कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति ये बढ़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो इससे बच्चों की जो चिंतन शक्ति है और जो कल्पना शक्ति है यानी कि कुव्वत तख़य्युल और कुव्वत इस्तिदलाल में बढ़ावा होता है, विकास होता है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो यह है कि बच्चों को लिखने की महारत का अंदाज़ा कद्र करने के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन है? अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का राइटिंग स्किल का इवेल्युएशन करें तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो मेथड है वो क्या है? क्या उनसे अपने तजर्बात लिखवाना है, या फिर इमला लिखना है, या फिर सबक से मुताल्लिक सवाल और जवाब लिखना, या फिर नकल लिखना? तो दोस्तों, बच्चों की लिखने की महारत का अगर आप चाहते हैं कि इवेल्युएशन करें तो आप उनसे कहिए कि वो खुद अपने अनुभवों को लिखें। जब वो अपने अनुभव को लिखेंगे तो इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि बच्चों का जो लिखने का जो कौशल है यानी कि जो उनकी राइटिंग स्किल है वो कैसी है। अगला जो सवाल है वो ये है कि घर के काम यानी कि होमवर्क से मुताल्लिक कौन सा बयान दुरुस्त है? 4 बयान जो कि होमवर्क यानी कि घर के काम से रिलेटेड है, कौन सा बयान सही है? पहला है घर का काम वालिदैन को मसरूफ़ रखने के लिए अच्छा ज़रिया है। दूसरा है कि बच्चों की सलाहियत और सतह के मुताबिक घर का काम देना चाहिए, या फिर घर का काम दर्जा में दिए गए काम की मश्क है, या फिर घर का काम देना अशद ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं घर के काम की बात करूँ तो हमें बच्चों को होमवर्क ऐसा ही देना चाहिए जो उनकी सलाहियत और मानसिक स्तर के अनुकूल हो। ऐसा नहीं कि क्लास 5th में पढ़ने वाला बच्चा है और उसको आप
इंटीग्रेशन और फिर जैसे समाकलन आकलन मैथ में दे दीजिए या फिर त्रिकोणमिति दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है। होमवर्क हमें बच्चों को वैसा ही देना होता है जैसा उनका मानसिक स्तर होता है, जैसी उनकी क्षमता होती है। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला कौल है कि बच्चों की सलाहियत और सतह के मुताबिक घर का काम देना चाहिए, ये बयान होमवर्क यानी कि घर के काम से मुताल्लिक दुरुस्त है, सही है। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये कि नर्सरी क्लास में कौन सा मौजू सबसे बेहतर है? प्री प्राइमरी यानी कि नर्सरी क्लास में कौन सी थीम बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है? पहला है मेरा स्कूल, दूसरा मेरा घर, तीसरा मेरा प्यारा दोस्त या फिर मेरा पड़ोस। तो दोस्तों नर्सरी का बच्चा है, अभी वो स्कूल में नहीं आया तो वो स्कूल के बारे में क्या कुछ लिख पाएगा? वो उसके अभी दोस्त भी उतने ज़्यादा नहीं बने हैं, अभी वो घर में ही रह रहा है, तो घर के ही बारे में वो सबसे ज़्यादा तरीके से समझ पाएगा। तो नर्सरी के क्लास में जो सबसे अच्छा मौजू होना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए वो मेरा घर होना चाहिए, माई फैमिली या मेरा घर। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि एक बच्चा किस मर्ज में मुब्तला है जो कि सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में फ़र्क नहीं कर पा रहा है। यानी कि बच्चा सा को वाज पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है। तो क्या उसको डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, लफ्ज़ जम्बलिंग यानी कि वर्ड जम्बलिंग है, या फिर डिस्फोर्मिया है? तो दोस्तों अगर कोई भी बच्चा सा को वाज पढ़ रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने में दिक्कत है, यानी कि उसको डिसलेक्सिया है। दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी कि जो लर्निंग डिसऑर्डर होता है उससे रिलेटेड कुछ अहम पॉइंट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जान लेते हैं डिसलेक्सिया क्या होता है। तो डिसलेक्सिया इसमें जो सीखने की दुश्वारी, ये जो सीखने की दुश्वारी है इसमें तलबा को पढ़ने में मुश्किलात आती है, यानी कि पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत से हरूफ में फ़र्क नहीं कर पाता है। जैसे मैंने अभी बताया ना, सा को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। जैसे र को वो ड़ पढ़ेगा तो र और ड़ में वो फ़र्क नहीं कर पाता है, तो वो बच्चा डिसलेक्सिया में मुब्तला है। अगला जो पॉइंट है वो है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या होता है? डिसग्राफिया में लिखने से मुताल्लिक प्रॉब्लम होती है, उसी को हम लोग डिसग्राफिया कहते हैं। तो डिसग्राफिया लिखने से मुताल्लिक परेशानी को कहते हैं। इसमें बच्चा या तो सही से लिख नहीं पाता या फिर उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती। आमतौर पर ऐसा क्यों होता है? आमतौर पर इसकी जो वजह होती है वो हथेली या उंगलियों में कोई कमी की वजह से होती है। इसके अलावा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाने से भी यह दुश्वारी मुमकिन है। यानी कि डिसग्राफिया में कभी कभार जो मेंटल डिसऑर्डर होता है तो वो भी एक रीज़न बनता है डिसग्राफिया का। अगला जो है वो है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या होती है? तो रियाजती खराबी यानी कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को डिसकैलकुलिया कहते हैं। अफेजिया क्या होता है? तो ज़बान और मुवासलात से मुताल्लिक दुश्वारी को, यानी कि भाषा और संप्रेषण, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग अफेजिया कहते हैं। इसमें बच्चे अपने ख्यालात और जज्बात का ज़बानी इजहार नहीं कर पाते, यानी कि वो अपने विचारों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या होता है? तो दिमागी अमराज की वजह से पढ़ने में दिक्कत हो, मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से रीडिंग प्रॉब्लम जब होती है तो वो एलेक्सिया कहलाती है। एप्रेक्सिया क्या होता है? तो ये एक किस्म का जिस्मानी मर्ज है, ठीक है, फिजिकल डिसऑर्डर है, जिस्मानी मर्ज है एप्रेक्सिया। इसमें आदमी लिखने, चलने, बोलने वगैरह से कासिर होता है। तो प्राइमरी सतह पर खेल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? खेल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या इसलिए ज़रूरी है? क्योंकि इससे मुअल्लिम को मेहनत कम करनी पड़ती है, या फिर खेल ज़बान को वुसाअत देते हैं, या खेल में मज़ा आता है, या खेल जिस्मानी नशोनुमा देता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, खेल से टीचर को मेहनत भी कम करनी पड़ती है और मज़ा भी आता है खेल में, और शारीरिक वृद्धि और विकास भी होता है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस पॉइंट ऑफ व्यू से खेल ज़रूरी है?
तो वो है खेल ज़बान को वुसअत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब बच्चे खेलते हैं तो झुंड बना के, ग्रुप बना के खेलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, इस तरह से उनका भाषाई विकास होता है। तो प्राइमरी सतह पर खेल सबसे ज़्यादा इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि खेल ज़बान को वुसअत देते हैं, खेल से भाषा का विस्तार होता है। अगला सवाल ये है कि ज़बान सीखने का कौन सा तरीका मादरी ज़बान को माबैन किए बगैर दूसरी ज़बान सीखने में मददगार होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं उस तरीके की बात करूँ जिस तरीके में हम मदर टंग यानी कि मातृभाषा को बीच में नहीं रखते हैं, डायरेक्ट किसी दूसरी ज़बान को सीख लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि हिंदी में कहा जाता है। तो डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें अगर हमें अंग्रेज़ी सीखना है तो उसके लिए हम उर्दू या हिंदी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्ट सीख लेते हैं अंग्रेज़ी। यानी कि इसमें हम किसी मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करते हैं दूसरी ज़बान को सीखने के लिए। तो वो जो मेथड होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है। अगला सवाल है कि प्राइमरी सतह पर बच्चों के अदब के इंतखाब की अहम बुनियाद क्या होनी चाहिए? अगर मैं प्राइमरी लेवल पे बच्चों के साहित्य का मुंतखब करूं, उसका इंतखाब करूं, तो मुझे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए? क्या छोटी तसानीफ ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर मौजू उसका दिलचस्प होना चाहिए, या दिलकश उसमें तस्वीर होनी चाहिए, या फिर आसान जानकारियाँ होनी चाहिए? तो छोटे बच्चों के लिए अदब के इंतखाब में जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो कुछ भी हम टॉपिक चूज़ करें वो इंटरेस्टिंग हो, यानी कि दिलचस्प मौजू, ये अहम बुनियाद होनी चाहिए प्राइमरी सतह पर बच्चों के अदब के इंतखाब में। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि हमारे दर्जा में मुतफर्रिक पस मंज़र के बच्चे होते हैं। एक क्लासरूम में अलग अलग भाषाई पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या उनकी ज़बानों को भी दर्जा में इज़्ज़त देनी चाहिए, या फिर उनकी ज़बानों को सीखना सभी तलबा के लिए लाजमी कर देना चाहिए? यह ज़बान की दर्स किताब में सभी ज़बान के अल्फाज होने चाहिए, या फिर उनकी सभी ज़बानों की जानकारी मुअल्लिम के लिए लाजमी है? तो दोस्तों मान लीजिए एक क्लास है जिसमें भोजपुरी बोलने वाले बच्चे, हिंदी बोलने वाले बच्चे, इलाकाई ज़बान बोलने वाले बच्चे, अंग्रेज़ी बोलने वाले बच्चे, उर्दू बोलने वाले बच्चे हैं। तो अगर एक ही क्लास में कई ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हर ज़बान को हर बच्चों के लिए सीखना ज़रूरी कर देना चाहिए? जी नहीं दोस्तों, ऐसा मुश्किल है, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं, हर ज़बान वो नहीं सीख पाएंगे। हम ऐसे क्लास में जिसमें मुतफर्रिक लिसानी पस मंज़र के बच्चे हैं, क्या करना चाहिए? सभी बच्चों की ज़बानों की इज़्ज़त करनी चाहिए, सभी बच्चों की लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो अगर हमें कोई ऐसा क्लासरूम मिले जिसमें मुतफर्रिक लिसानी पस मंज़र के बच्चे हैं, तो उनमें सभी बच्चों की ज़बानों को दर्जा में इज़्ज़त देनी चाहिए। अगला सवाल यह है कि वाइगोस्की के नज़रियात पर मबनी क्लासरूम में डैश पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए? तो वाइगोस्की की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने खुद अपने इसी चैनल पे हिंदी में उस थ्योरी को डिटेल में बताया है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो वाइगोस्की अपनी थ्योरी में क्या कहते हैं? वाइगोस्की अपनी थ्योरी में 3 चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा जोर देते हैं, एक समाज, दूसरा संस्कृति और तीसरा ज़बान यानी कि भाषा। और वो वाइगोस्की ये कह रहे हैं कि बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करके ही चीज़ों को सीखते हैं। तो अगर वाइगोस्की के नज़रिए पर मबनी कोई क्लास है तो उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत जो देनी चाहिए वो मुआशरती तामुल पर देनी चाहिए, सोशल इंटरेक्शन पर देनी चाहिए, क्योंकि वाइगोस्की यही बात कह रहे हैं कि बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बच्चों में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो सोशल इंटरेक्शन के रिजल्ट में होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला जो सवाल है वो ये है
कि ज़बान एक उम्दा ज़रिया है, लैंग्वेज एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है। किसका? क्या सुनने बोलने और सोचने का है, या फिर पढ़ने लिखने और मवासलात का है, सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का है, या फिर पढ़ने लिखने और समझने का। तो अगर आप लोग चारों ऑप्शन पे गौर करें तो आपको लगेगा सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन इन चारों में सबसे ज़्यादा सटीक आंसर कौन सा है? तो सी वाला है, क्योंकि ज़बान एक ज़रिया है सोचने का। ज़बान के ही ज़रिए हम महसूस भी कर सकते हैं चीज़ों को, और चीज़ों से जुड़ भी सकते हैं। तो अगर इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन आपसे पूछा जाए कौन सा होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सी वाला ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा यह जा रहा है कि इनमें से कौन प्राइमरी सतह पर ज़बान की तदरीस का मकसद नहीं है? एलिमेंट्री लेवल पे लैंग्वेज टीचिंग का एम क्या नहीं है? चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं। पहला ऑप्शन है कि मानी के मुताबिक अंदाज़ा लगाकर पढ़ने की कोशिश करना। दूसरा, मुसव्विरी को यानी कि चित्र को इजहार खुदी का ज़रिया बनाना। बच्चों के घर की ज़बान और स्किन की ज़बान में ताल्लुक़ कायम करते हुए उसे वुसअत देना। सुनी हुई बात को बेआइन ही यानी कि ज्यों का त्यों दोहराना। तो अगर मैं प्राइमरी सतह पर ज़बान की तदरीस के मकसद की बात करूं तो हम क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को? ताकि वो मानी का अंदाज़ा लगा सकें, ठीक है, विचारों को अपने एक दूसरे के अभिव्यक्त कर सकें, और साथ ही साथ लैंग्वेज को इजहार खुदी का यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का ज़रिया बना सकें। तो ये सभी जो हैं वो मकसद हैं। लेकिन यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है, सुनी हुई बात को बेआइन ही दोहराना, ज्यों का त्यों दोहराना, प्राइमरी सतह पर ज़बान की तदरीस का मकसद नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि लिखना कैसा अमल है? क्या एक मुश्किल अमल है, एक लाजमी महारत है जिसे जल्दी हासिल करना चाहिए, या फिर एक किस्म की बातचीत है, या फिर एक निहायत मुश्किल अमल है? तो दोस्तों जो लिखना है वो क्या है? एक किस्म की बातचीत ही है। हम चैटिंग करते हैं, हम पत्र के ज़रिए, ख़त के ज़रिए बातचीत करते हैं, तो वो तो लिखित रूप में बातचीत ही तो होती है। तो लिखना क्या है? एक किस्म की बातचीत ही है। एमा लिसानियात हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का हिस्सा भी है। हेमा लिसानियात यानी कि बहुभाषिकता। बहुभाषिकता हमारी पहचान है कि नहीं है? हमारे देश में बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं। हमारे देश का जो आइन है, आइन हिंद, उसमें भी 22 ज़बानों का जिक्र है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बहुभाषिकता है, हेमा लिसानियात है, हमारी पहचान है, और साथ ही साथ ये बहुभाषिकता हमारी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा भी है। यानी कि यहाँ पे जो दो खाली जगह हैं, इसमें पहले में तहजीब और दूसरे में तमद्दुन भरा जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हेमा लिसानियात हमारी पहचान भी है और हमारी तहजीब व तमद्दुन का हिस्सा भी है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि बच्चे अपनी मादरी ज़बान का इस्तेमाल उर्दू ज़बान की क्लास में अपनी बात को कहने के लिए करते हैं। तो ये बात क्या है? क्या ये बात फितरी है, काबिल मज़म्मत है, काबिल गौर व फिक्र है, या फिर नामुनासिब है? अगर कोई बच्चा उर्दू की क्लास में अपनी मादरी ज़बान का इस्तेमाल करता है अपनी बात को कहने में, तो ये क्या है? तो दोस्तों ये जो बात है, मादरी ज़बान का क्लासरूम में इस्तेमाल करना फितरी बात है। जब हम क्लासरूम में मादरी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं तो इससे फितरीपन आता है, बच्चों को आसानी से समझ में भी आता है। तो अगर कोई भी बच्चा मादरी ज़बान क्लासरूम में यूज़ कर रहा है तो ये फितरी बात है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि इब्तिदाई सतह पर ज़बान सीखने में ज़बान से मुतल्लिक कौन सा ज़रिया सबसे अहम है? प्राइमरी लेवल पे लैंग्वेज सिखाने के लिए लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सा जो ज़रिया है, जो रिसोर्स है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? पहला है कंप्यूटर, दूसरा है बच्चों का अदब, तीसरा है अखबार, और चौथा टेलीविज़न। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ तो प्राइमरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज से रिलेटेड, तो वो है चाइल्ड
लिटरेचर यानी कि बच्चों का अदब बहुत ही ज़्यादा अहम है इब्तदाई सतह पर ज़बान सिखाने में। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह कि ज़बान की हुसूल याबी की महारत किससे वाबस्ता है। दोस्तों अगर मैं ज़बान की हुसूल याबी को अगर हिंदी में बताऊं तो इसको हम क्या कहेंगे, ज़बान की हुसूल याबी को हिंदी में भाषा अर्जन की क्षमता कहेंगे। भाषा अर्जन की क्षमता का संबंध किससे है, चौमस्की से। चौमस्की ने एक अपना सिद्धांत दिया जिसका नाम क्या था, भाषा विकास का सिद्धांत। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में ये कहा कि बच्चों में भाषा अर्जन करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, यानी कि बच्चों में ज़बान सीखने की कुव्वत फितरी होती है। ये किसने कहा, चौमस्की ने कहा। तो उसी से रिलेटेड ये नज़रिया है कि ज़बान की हुसूल याबी की महारत ये किससे वाबस्ता है, चौमस्की से वाबस्ता है। अगला सवाल कि पहली दर्जा में डैश भी लिखने के तहत आता है। पहली क्लास में जुमला लिखना या फिर लफ्ज़ लिखना, हर्फ लिखना या फिर आर्ट बनाना, इनमें से कौन है जो लिखने के तहत आता है। तो दोस्तों पहली क्लास में आर्ट बनाना यानी कि स्केच बनाना ये भी लिखने के अंदर आता है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल ये कि अंदाज़े कद्र के अमल में सिर्फ बच्चों की सलाहियत की ही जांच नहीं होती बल्कि उस्ताद के तदरीस के अमल की भी जांच होती है। ये नज़रिया क्या पूरी तरह सही है या फिर थोड़ा सा सही है या पूरी तरह से गलत है या फिर बेमानी है। तो दोस्तों सही बात है। जब हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं, तो उसमें सिर्फ बच्चों की एबिलिटी की ही जांच नहीं होती है बल्कि साथ ही साथ टीचर का जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी चेक होता है। तो ये जो नज़रिया है वो पूरी तरह से सही है। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल ये कि इनमें से कौन ज़बान की जांच में सबसे कम अहम है, सबसे कम इम्पोर्टेंट कौन है लैंग्वेज के इवेलुएशन के लिए। पहला है कहानी कहना, दूसरा कहानी लिखना और तीसरा वाकया का बयान। तो दोस्तों ऊपर के अगर तीनों ऑप्शन की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा अहम है ज़बान की जांच में। कहानी कहने से और कहानी लिखने और वाकया बयान करने से ज़बान की जांच हम आसानी से कर सकते हैं कि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कितना हुआ है। लेकिन इमला जो है ये बाकी के मुकाबले कम अहम है, यानी कि इमला ज़बान की जांच में सबसे कम अहम है। अगला सवाल कि इब्तिदाई सतह पर बच्चों की ज़बान की जांच का मकसद क्या है। एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों की लैंग्वेज असेसमेंट का जो एम है वो क्या है, क्या उसके पढ़ने की सलाहियत की जांच करना है या उसके ज़बान के इस्तेमाल की सलाहियत की जांच करना है या उसके लिखने की सलाहियत की जांच करना है या फिर पढ़ने की सलाहियत की जांच करना है। तो एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों की लैंग्वेज का असेसमेंट करने का जो एम है वो ये है कि बच्चा लैंग्वेज का यूज़ करने में किस हद तक एबल है, यानी कि बच्चे की ज़बान के इस्तेमाल की सलाहियत की जांच करना इब्तिदाई सतह पर बच्चों की ज़बान की जांच का मकसद है। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल ये कि प्राइमरी सतह की दरसी किताब में कार्टून, तकारीर और इश्तिहारात वगैरह बच्चों की फ़नी महारत की नशोनुमा में डैश होती हैं। अगर प्राइमरी की बुक्स की बात करूं तो उसमें तस्वीर होती हैं, ठीक है, उसमें कुछ इश्तिहारात होते हैं, कार्टून होते हैं। तो ये बच्चों की फ़नी महारत की यानी कि बच्चों के भाषाई कौशल के विकास में क्या ये मददगार होती हैं, रुकावट होती हैं, या फिर ये कार्टून, तकरीर और इश्तिहारात बेफजूल होते हैं या फिर नाकाबिले इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों प्राइमरी की किताब में यानी कि छोटे बच्चों की दरसी किताब में अगर कार्टून दिया है, इश्तिहारात दिए हैं तो ये बच्चों की फ़नी महारत के नशोनुमा में मददगार यानी कि मुआविन होती हैं। अगला सवाल ये कि कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 ज़बानों को डैश और बोलने की सलाहियत से भरपूर होते हैं। कभी कभार क्या होता है, कुछ बच्चे जब स्कूल आते हैं
तो क्या वो ज़बान तो वो बोलते ही हैं, तो ज़बान बोलने के अलावा उनके पास और कौन सी सलाहियत होती है, तो ज़बान समझने की भी सलाहियत होती है। कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 ज़बानों को समझने और बोलने की सलाहियत से भरपूर होते हैं। ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस क्या है? अगर आप लैंग्वेज की टीचिंग कर रहे हैं और बच्चे जो हैं वो कमज़ोर हैं, तो कमज़ोर बच्चों के लिए बेहतर तालीमी तदरीस क्या है? क्या आप तालिबे इल्मों को अलग अलग पढ़ाएंगे या फिर पूरे ग्रुप को पढ़ाना बेहतर तालीमी तदरीस है, एक साथ पढ़ाना, या फिर इनमें से सभी? तो दोस्तों, कमज़ोर तलबा के लिए जो सबसे बेहतर तालीमी तदरीस है वो ये है कि तालिबे इल्मों को अलग अलग पढ़ाइए। इस तरह से उनकी जो कमज़ोरी है उसको आप पता भी कर पाएंगे और उसकी कमज़ोरी को दूर करते हुए उसकी मुआलजाती तालीम यानी कि रेमेडियल टीचिंग कर पाएंगे। तो तालिबे इल्मों को अलग अलग पढ़ाना चाहिए अगर कमज़ोर तलबा हैं तो। पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल क्या है कि ज़बान की तालीम के मकसद की तशख़ीस के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी, यानी कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं? क्या मकसद और उसकी अहमियत ज़रूरी है, जामे तरीक़ाकार ज़रूरी है, काबिल भरोसा और दुरुस्तगी, या फिर इनमें से सभी? तो दोस्तों, भाषा के शिक्षण के उद्देश्य के मूल्यांकन के लिए, तशख़ीस मीन्स मूल्यांकन, तो मूल्यांकन के लिए ये सभी चीज़ें ज़रूरी, यानी कि मकसद और उसकी अहमियत भी ज़रूरी है और जामे तरीक़ाकार और काबिल भरोसा, ये सभी चीज़ें ज़रूरी, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि मिंदरजा झेल में से ज़बान सिखाने के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी है? लैंग्वेज टीचिंग के लिए चारों में से क्या चीज़ ज़रूरी है? क्या सोच को वुसाअत देना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या ज़रूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मिंदरजा झेल में से ज़बान सिखाने के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है? तो सोच को वुसाअत देना ज़रूरी है। ज़बान की तफ़हीम भी ज़रूरी है, तख्लीक यानी कि क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता भी ज़रूरी है, लेकिन तहरीर में महारत पैदा करना ये ज़रूरी नहीं है ज़बान सिखाने के लिए। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि ज़बान में महारत पैदा करने के ज़िम्न में कौन सा कौल सही नहीं है? दोस्तों, भाषा में अगर आप महारत पैदा करवाना चाहते हैं बच्चों को और उससे रिलेटेड यहाँ पे 4 जो स्टेटमेंट हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये हमको पता लगाना है। तो चलिए बारी बारी से स्टेटमेंट पढ़ते हैं और सही और गलत को छाट लेते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा जा रहा है कि ज़बान के उसूलों की तरक्की में ज़बान से मुताल्लिक़ उसूलों के मुकाबले में ज़्यादा अहम है। दूसरा है बच्चे सिर्फ सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के ज़रिए ही सीखते हैं। तीसरा है स्कूल में पढ़ाई लिखाई में महारत पैदा करने के लिए ज़ोर देना चाहिए। चौथा है ज़बान सिखाने में मिंदरजा झेल तीनों बातें मुआविन होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग दूसरे वाले ऑप्शन पे गौर करें तो इसमें क्या कहा जा रहा है, बच्चे सिर्फ। मैंने जब उर्दू पेडागोजी की ट्रिक की वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसकी मदद से देखिए। आप लोग उस ट्रिक की वीडियो को देख के पेडागोजी के सवालों को कैसे हल करना है इसका आप अंदाज़ा पा जाएंगे। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में आपको सिर्फ दिख रहा है, मैंने बताया था जहाँ कहीं पे भी पेडागोजी के क्वेश्चन में केवल यानी कि सिर्फ जैसे अल्फाज दिखें तो उसको आप हमेशा नेगेटिव मार्क करेंगे। अब देखिए पूछा जा रहा है कौन सा कौल सही नहीं है और इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे सिर्फ सुनने, बोलने और पढ़ने लिखने के ज़रिए ही सीखते हैं। ऐसी तो बात नहीं है, बच्चे भाषा कहीं पे भी सीख सकते हैं। बच्चे बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में भी आप किसी भी तरह से सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर कहा जाए कि सिर्फ सुनने, बोलने और पढ़ने और लिखने के ज़रिए ही बच्चे ज़बान सीखते हैं तो ये जो कौल है वो गलत है, यानी कि यही वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला जो सवाल है वो यह है कि तलबा उन ज़बानों को जल्दी सीख लेते हैं
जिसके कवायद नहीं जानते, यानी कि बच्चे वो लैंग्वेज जल्दी सीख लेते हैं जिसका ग्रामर नहीं जानते। ये जो स्टेटमेंट है किसका है, तो ये लॉर्ड मैकाइल का है। लॉर्ड मैकाइल या लॉर्ड मैकाले एक ही बात हुई। ये कोड लॉर्ड मैकाइल का है। वो कह रहे हैं कि बच्चे वो लैंग्वेज जल्दी सीख लेते हैं जिसका वो ग्रामर नहीं जानते। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि क्लास में पढ़ाते वक्त तलबा मुश्किल सवालात और ज़बान के बारे में शुबहा का इजहार करते हैं, आप ऐसे में क्या करेंगे। बच्चे क्या कर रहे हैं, जब आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते वक्त मुश्किल सवालात और ज़बान के बारे में बच्चों को डाउट होता है, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे। क्या आप उसकी तैयारी करके उनके डाउट को दूर करेंगे, उनके शुबहा का इजाला करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे, या फिर आप उनके सभी शुबहा और सवालों को नोट करेंगे और अगले दिन उनके शुबहा और सवालों का जवाब देंगे, या आप उनको हिदायत करेंगे कि पहले किताब में पढ़ो और बाद में इससे ताल्लुक़ बातचीत करो, या फिर आप तलबा को डांट कर कहेंगे कि जमात में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखो। तो दोस्तों, जब कभी भी बच्चों को डांटा जाए, बच्चों को सज़ा दी जाए, सख्त नज़्म व ज़ब्त बनाने की ज़रूरत कही जाए, तो उस ऑप्शन को आप निगेटिव करना, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। इसमें भी बच्चों को हिदायत दी जा रही है, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। अब दोनों में सही कौन है, आप उसकी तैयारी करके उनके शुबह का इजाला करेंगे या फिर आप अगले दिन बताएंगे। तो दोस्तों, आप अगले दिन नहीं बताएंगे, आप उसकी तैयारी करके उनके डाउट को क्लियर करेंगे। अगर बच्चे क्या कर रहे हैं, मुश्किल सवालात और ज़बान के बारे में डाउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ का। ये जरा कि तलबा में रटने की आदत होने की वजह से उनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होती है। बच्चे में रटने की जब आदत होती है तो उनकी तरक्की में रुकावट होती है। किस क्षेत्र में, किस एरिया में रुकावट होती है। क्या उनके ज़हनी नशोनुमा नहीं होता है, या फिर तलबा की खुद एतमादी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, या वो जमात के तदरीसी मशागिल से कट जाता है, यानी कि जो एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे वो कट जाता है, या वो पढ़ाई पर पूरी तरह ज़हन नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों, जब रटने की आदत बच्चों को हो जाएगी तो वो पूरी तरह से ज़हन नहीं लगाएंगे, अरे चलो हम इसको रट के याद कर लेंगे, ऐसा सोचेंगे। तो जब रटने की आदत बच्चों में हो जाती है तो उनमें जो ज़हन लगाना होता है पढ़ाई में वो नहीं लगा पाते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा यह जा रहा है कि ज़बान की तदरीस के तरीक़ेकार में एक फ़ायदा ये होता है। ज़बान की तदरीस के तरीक़ेकार की बात करें तो इसमें क्या फ़ायदा होता है। क्या तलबा को होमवर्क नहीं करना होता, या तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती, या कमरा जमात में नज़्म व ज़ब्त यानी कि डिसिप्लिन बाकी रहता है, या तलबा कम वक्त में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं तदरीस के तरीक़ेकार की बात करूं, टीचिंग मेथड्स की बात करूं, तो इससे क्या होता है, जब हम टीचिंग मेथड्स को अप्लाई करते हुए पढ़ाते हैं तो तलबा में जो रटने की आदत होती है वो नहीं उभरती है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि ज़बान बेहतरीन तरीक़ेकार है तजर्बात और ख़यालात के इजहार के लिए। क्या ऐलान के ज़रिए, इज्तिमा के ज़रिए, तबादला यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफ़र, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान के लिए, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों, सीटेट ने जो ऑप्शन माना है वो तीसरे वाले को सही माना है ऑफिशियल आंसर की में, जबकि मेरे मुताबिक से इनमें से सभी होना चाहिए था। यानी कि ज़बान जो है वो बेहतरीन तरीक़ा है। हम ऐलान के ज़रिए भी अपने तजर्बात और ख़यालात को ज़ाहिर कर सकते हैं, इज्तिमा में भी कर सकते हैं, और तबादला यानी कि किसी से बातचीत करते हुए भी विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। सीटेट ने यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन माना है, हम भी तीसरे वाले को सही मानते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है कि हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। क्या सिर्फ मादरी ज़बान सीखने की ज़रूरत है, मादरी ज़बान और इलाक़ाई ज़बान सीखने की ज़रूरत है, मादरी ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान, या फिर कोई तीन ज़बान। तो सेह लिसानी जो फार्मूला है,
जो त्रिभाषाई सूत्र है वो ये क्या कहता है? वो यही तो कहता है कि बच्चों को 3 ज़बान सीखने की ज़रूरत है। तो हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है कोई 3 ज़बान। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है उसको पढ़ते हैं। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि एक जामे क्लासरूम में, जामे क्लासरूम मतलब इंक्लूसिव क्लास यानी कि समावेशी कक्षा। तो समावेशी कक्षा में ज़बान की तालीम के चैलेंज में से एक चैलेंज क्या है? जो समावेशी शिक्षा होती है, जो समावेशी कक्षा होती है, उसमें सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। फिजिकली हैंडीकैप भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं और विशिष्ट भी होते हैं, सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। तो उसमें लैंग्वेज की टीचिंग के लिए एक चैलेंज क्या है? क्या मुनासिब ज़बान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, या सीखने के लिए मुनासिब मवाद की कमी, या तलबा की सलाहियत में इजाफे की तजवीज़, या तलबा के दरमियान ना बराबरी का शऊर। तो जामे क्लासरूम में ज़बान की तालीम के चैलेंज में से जो एक चैलेंज है वो ये है कि मुनासिब ज़बान सीखने के लिए माहौल की तरक्की की नाकामी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि मादरी ज़बान के तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है? यानी कि मदर टंग की टीचिंग करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका बेहतर नहीं है? पहला है मादी ज़बान की तलीमकान जानकारी, दूसरा तलफ़ुज़ का इल्म हासिल करना, तीसरा तलफ़ुज़ की जानकारी रखना, चौथा ज़बान सीखने में मुख्तलिफ़ तहरीर की जानकारी रखना। तो मादी ज़बान की तदरीस के लिए तलफ़ुज़ की जानकारी रखना ये जो तरीका है वो बेहतर नहीं है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखते हैं। आगे के सवाल में ये कहा जा रहा है कि मिंदरजा झेल में से कौन सा एक तरीक़ेकार तदरीस के लिए है? यहाँ पे कुछ तरीक़ेकार हैं, कौन एक तदरीस के लिए है उसके बारे में हमें पता लगाना। पहला है मखसूस तरीक़ेकार, दूसरा है पुरलुत्फ़ तरीक़ेकार और तीसरा ऑप्शन इधर है उभारने का तरीका या इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है इनमें से सभी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सभी तदरीस के तरीक़ेकार हैं। अगला सवाल कि ज़बान पढ़ाने के लिए समई और बसरी तरीक़ेकार का इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है? लैंग्वेज टीचिंग में हम ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये किस चीज़ में हेल्पफुल है? क्या दुरुस्त तलफ़ुज़ यानी कि सही प्रोनाउंसिएशन में, सही तहरीर में, या फिर दुरुस्त पढ़ने में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जब हम क्लासरूम में लैंग्वेज की टीचिंग के दौरान ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों को एप्पल प्रोनाउंसिएशन कराना है एप्पल का, तो आप क्या करिए, आप पहले तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्री या फिर कोई भी ऐसी फिल्म दिखाइए जिसमें एप्पल दिखे और साथ ही साथ एप्पल का प्रोनाउंसिएशन भी हो। तो इस तरह से बच्चों में जो प्रोनाउंसिएशन है, जो तलफ़ुज़ है वो सही हो जाएगा। तो समई बसरी अशिया से दुरुस्त तलफ़ुज़ ये हो सकता है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये है कि निसाबी तालीम का एक तरीका है। निसाबी तालीम एक तरीका है जिससे क्या होता है, मसाइल की शनाख्त करने में दुश्वारी बढ़ती है, या फिर मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है, या फिर बेतरतीब मुश्किलात बढ़ती हैं, या फिर मुश्किलात हल करने में ज़बान की मदद करती है। तो निसाबी तालीम जो है वो क्या करती है, मुश्किलात हल करने में मदद करती है। सिर्फ लैंग्वेज में नहीं, ज़बान में नहीं, बल्कि सभी सब्जेक्ट में ये मुश्किलात हल करने में मदद करती है। इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो पेडागोजी के 15 सवालों को हमने हल कर लिया। अब हम इक़्तिबास पे मबनी सवालों को हल करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को एक पैसेज दिख रहा होगा जिससे मुताल्लिक़ कुछ सवालात दिए गए हैं, जिसमें से पहला सवाल ये है कि मुसीबत में कौन काम आता है। दूसरा सवाल ये है कि गुल पर कब निखार आता है। तीसरा सवाल है कि मरने पर, मेरे मरने पर गम न कर, क्यों गम न कर। इन सभी सवालों का जवाब हमें पैसेज की मदद से मिलेगा। कुछ और सवाल हैं, तेरे गम का ख्याल आता है, वरना, वरना क्या, पैसेज पढ़ेंगे पता चलेगा। आगे एक और सवाल ये है कि बुझ गए सब चिराग डैश, डैश की जगह पे क्या भरा जाएगा, पैसेज पढ़ के पता चलेगा। तो चलिए पैसेज पढ़ लेते हैं। कुछ और सवाल भी इस पैसेज से रिलेटेड हैं, लेकिन उनका जवाब बिना पैसेज की मदद से ही दिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो पैसेज है उसमें ये कहा जा रहा है कि खुदकुशी ऐसी कोई बात न थी, तेरे गम का ख्याल आता है, एक तेरे नाम के सिवा है कौन, जो मुसीबत में काम आता है। 4 मिसरे हमने पढ़े।
एक जवाब हमको मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। देखिए एक सवाल यहाँ से आपको पूछा गया था, मुसीबत में कौन काम आता है। कहा जा रहा है कि एक तेरे नाम के सिवा है कौन जो मुसीबत में काम आता है, यानी कि तेरा नाम ही मुसीबत में काम आता है, तो तेरे नाम के सिवा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और पैसेज को पढ़ते हैं। बुझ गए सब चिराग दिल तो है, बुझ गए सब चिराग दिल तो है, एक चिराग अब भी झिलमिलाता है। अब देखिए एक सवाल यहाँ पे था, बुझ गए सब डैश, तो अब यहाँ पे बुझ गए सब चिराग डैश, यहाँ पे दिल तो है, ढूंढिए दिल तो है कि नहीं, यहाँ पे दिल तो है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बुझ गए सब चिराग दिल तो है। पैसेज आगे पढ़ते हैं। पैसेज में ये कहा जा रहा है कि खून हो 100 दिलों का तब जाकर एक गुल पर निखार आता है। क्वेश्चन पूछा गया था, गुल पर निखार कब आता है। गुल पर निखार कब आता है, दिलों का खून करने से। खून हो 100 दिलों का तब जाकर, तो दिलों का खून करने से गुल पर निखार आता है। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है कि खुशनसीबी भी आड़े आ न सके, ऐसा भी वक्त आता है, मेरे मरने पे गम न कर इतना, आदमी जल्द भूल जाता है। अब देखिए ये सवाल था, मेरे मरने पे गम क्यों न कर, क्योंकि आदमी जल्द भूल जाता है, तो आदमी जल्द भूल जाता है। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पूरा पैसेज हमने पढ़ लिया, कुछ सवालों के जवाब हमको मिल गए, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी थे जिनका जवाब पैसेज से नहीं बल्कि अपने मन से भी दिया जा सकता है। जैसे कि एक सवाल आपके पास था कि जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको हम लोग मकता कहते हैं। जैसे है ना, मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, तो यहाँ पे जो मीर है ये आपका तखल्लुस है, और जिसमें भी ये तखल्लुस इस्तेमाल होता है उसको हम मक्ता कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा चौथा वाला ऑप्शन से हो जाएगा। गज़ल का क्या मानी है, तो औरतों से हुस्न इश्क की बातें करना, ये गज़ल की मानी है। तो औरतों से बातें करना पहले वाले ऑप्शन में है, ये हमारा सही हो जाएगा, यही गज़ल का मानी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे सवाल है, मुकद्दर का मुतरादिफ यानी कि सिनोनिम्स हम माना क्या होगा। मुकद्दर नसीब, तो नसीब मुकद्दर का मुतरादिफ हो जाएगा। शेर को मुकम्मल करना है। नाजुकी डैश क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सिनात है आप लोगों को बताना है। शेर है कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सिनात है इसको आपको बताना है, और साथ ही साथ इसको आपको यहाँ पे खाली जगह पे क्या मिल गया कि लब की, उसके लब की यानी कि नाजुकी उसके लब की, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट में लैंग्वेज से 15 सवाल अनसीन पैसेज के पूछे जाते हैं। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग उर्दू के अनसीन पैसेज को हल करने की ट्रिक बताएंगे, जिससे आप कम वक्त में अनसीन पैसेज के 15 सवालों को हल कर लेंगे। दोस्तों, अनसीन पैसेज को हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले पैसेज को ना पढ़िए बल्कि पहले सवालों को देखिए और सवालों को अपने जहन में बैठा लीजिए, और सभी सवालों से कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्ड उसमें दिए हुए हैं जिनको हम की वर्ड्स कह सकते हैं उनको याद कर लीजिए। और जब आप सवालों को पहले ही जहन में बैठा लेंगे और की वर्ड्स को याद कर लेंगे, उसके बाद जब आप पैसेज को देखेंगे तो पैसेज देखते ही आपको जवाब मिलते चले जाएंगे। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि पैसेज में जब कभी भी आपको किसी भी शख्स का नाम दिखे उसको अंडरलाइन कर लेना है, जगह का नाम दिखे उसको भी अंडरलाइन कर लेना है, और सन या फिर हिंदसा दिखे यानी कि नंबर दिखे तो उसको भी अंडरलाइन कर लेना है। क्योंकि पैसेज में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि आपसे या तो सन पूछ देता है
या तो आपको जगह का नाम पूछ देता है या फिर किसी आदमी का नाम पूछ देता है। तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो चलिए हम एक पैसेज आपको हल करके दिखाते हैं। मैं इसको समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता हूँ, लेकिन जब आप इसको समझ लेंगे तो आप कम वक्त में आसानी से हल कर लेंगे। ये पैसेज है, इससे रिलेटेड कुछ सवालात हैं जिनका जवाब आपको देना है। आप क्या करेंगे, पहले सवालों को देखेंगे। पहला जो सवाल आपका है वो ये है कि तहरीर किसने ईजाद की। आपका जवाब किसी शख्स का नाम होगा, तो आपने पहले ही पैसेज में क्या किया होगा, किसी भी शख्स के नाम को अंडरलाइन कर लिया होगा। दूसरा जो सवाल है कि वो कब पैदा हुए थे, तो मैंने बताया था कि सन आपको दिखे तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। आपको सन कब पैदा हुए, इसका जवाब आपको सन में ही देना है। अगला जो सवाल है कि नुकीला औजार लग जाने से क्या जाता रहा या जाती रही, तो इस सवाल में आपको नुकीला औजार एज ए कीवर्ड याद करना है, जो कि आपको सवाल का जवाब ढूंढने में मददगार साबित होगा। अगला सवाल यह है कि तहरीर को कितने साल की मेहनत लगन के बाद ईजाद किया गया। मैंने बताया था आपको कि जब कभी भी आपको हिंदिसा यानी कि नंबर दिखे तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, वो नंबर आपके सवाल का जवाब होगा। अगला जो सवाल है कि मास्टर साहब आपको डैश आती है। अब देखिए मास्टर साहब, इस कीवर्ड्स को आप याद करिए और इसमें ये भी देखिए कि ये सवाल पूछा जा रहा है, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि सवाल कहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे है, पैसेज में आप देखेंगे तो आपको फ़ौरन जवाब मिल जाएगा। अगला जो सवाल है तहरीर, तहरीर का हमें मुतज़ाद यानी कि अपोजिट बताना है, तो इसको आप बिना पैसेज की मदद से भी हल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले ही सवालात देख लिए, अब हम पैसेज को देखेंगे और सवालों के जवाब ढूंढते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पैसेज है, मैंने क्या कहा था, जब कभी भी आपको कोई नाम दिखे तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पे दूसरी लाइन में एक नाम दिख रहा होगा, लुई ब्रेल। अब आप सवाल पे आइए, तहरीर किसने ईजाद की, तो आपका जवाब हो जाएगा इसकी ईजाद करने वाले लुई ब्रेल थे। यानी कि लुई ब्रेल ने क्या की थी, अपनी एक तहरीर ईजाद की थी जिसको ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। ब्रेल लिपि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रेल लिपि क्या है, मैंने इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाई हैं, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन ये बताना है कि लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का ईजाद कब दिया, कमेंट में आप लोग बताइए। तो यहाँ पे आपने नाम पे अंडरलाइन किया था तो आपको फ़ौरन जवाब मिल गया कि लुई ब्रेल ने तहरीर ईजाद की थी। अगला सवाल है कि वह कब पैदा हुए। मैंने कहा सन आपको दिखे, अंडरलाइन कर लीजिए। आपने 1809 सन अंडरलाइन किया होगा तो आपको फ़ौरन जवाब मिल गया होगा कि वह यानी कि लुई ब्रेल पेरिस के नज़दीक कोब्रे नाम के कस्बे में जनवरी में 1809 में पैदा हुए थे। यानी कि वह कौन, लुई ब्रेल कब पैदा हुए, तो 1809 में पैदा हुए। अगला सवाल है कि नोकीला औजार लग जाने से क्या जाता रहा। नोकीला औजार आपका कीवर्ड है, आप फ़ौरन पैसेज में आएंगे और अपने कीवर्ड नोकीला औजार को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक नोकीला औजार। अब नोकीला औजार आपने पा लिया, अब उसके आगे के पैसेज को पढ़िए। एक नोकीला औजार लग जाने से लुई की आंखों की रोशनी जाती रही। क्या जाता रहा, नोकीला औजार लग जाने से तो आंखों की रोशनी जाती रही। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल की तहरीर को कितने साल की मेहनत लगन के बाद ईजाद किया गया, तो आपको ढूंढना है हिंदिसा। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो अपनी 20 साल की मेहनत और लगन, तो आप 20 साल ये आप हिंदिसा से याद कर सकते हैं या फिर मेहनत लगन को आप कीवर्ड बना के भी आप इसके जवाब को ढूंढ सकते हैं। तो 20 साल की मेहनत लगन के बाद तहरीर को क्या किया गया, ईजाद किया गया। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन 20 साल आपका जवाब हो जाएगा। मास्टर साहब क्या आपको डैश आती है, तो ये सवाल है। अब आप सवाल कहीं पे भी आपको दिखे तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क ढूंढना है। अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पे है। असलम कोई बच्चा है पूछ रहा है मास्टर साहब क्या आपको डैश तहरीर आती है, तो डैश मीन्स ब्रेल, यानी कि क्या आपको ब्रेल लिपि आती है। तो यहाँ से आपको जवाब मिल गया कि मास्टर साहब क्या आपको
ब्रेल तहरीर आती है। तो यहाँ से दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। आखिरी जो सवाल था वो तहरीर था, तहरीर का हमें उल्टा बताना है, तो तहरीर का जो अपोजिट हो जाएगा वो तकरीर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कम वक्त में अनसीन पैसेज के सवालों को हल कर सकते हैं। ये जो ट्रिक है सिर्फ उर्दू के लिए ही नहीं बल्कि हिंदी और अंग्रेजी के पैसेज को हल करने में भी काफ़ी मददगार साबित होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।